MPDL प्रश्न कोड 802 फर्स्ट ईयर का समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा का सब्जेक्ट, जिसके हम 2025 के लघु उत्तरीय क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यानी कि जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आए थे उनको मैंने सारों को एकत्रित कर लिया और डिजिटल नोट्स के माध्यम से इनके उत्तरों को जमा लिया है, ताकि आप इन्हें आसानी से समझ पाएँ और पढ़ने में आपको सरल लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 4 से लेकर 10 तक एक क्वेश्चन आए हुए थे। तो प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। इन्होंने पूछा केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के 3 कार्य पूछ रहा है। तो देखिए, केंद्रीय समाज मंडल जो है इसे हम CSWB भी कहते हैं और इसके प्रमुख 3 कार्य निम्नलिखित थे। यानी कि कौन कौन से, तो देखिए, वित्तीय सहायता यानी कि स्वैच्छिक संस्था संगठनों और NGO को समाज कल्याण कार्यक्रमों जैसे महिला और बच्चों के विकास के लिए अनुदान देना। तो केंद्रीय समाज कल्याण विभाग मंडल का पहला उद्देश्य तो क्या हो जाएगा, पैसों की सहायता देना यानी वित्तीय सहायता देना। इसके अलावा कल्याणकारी कार्यक्रमों का भी समन्वय करेगा। देश भर की महिला एवं बाल विकास, विकलांग कल्याण और वृद्धों की सहायता के लिए योजनाओं का संचालन और समन्वय करेगा। इसके अलावा सर्वेक्षण और मूल्यांकन भी करता है। समाज कल्याण के क्षेत्र में आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना और चल रही परियोजनाओं की प्रभावशीलता की जांच करना। तो उम्मीद है आपको यह समझ आया होगा। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के प्रमुख कार्यों में एक तो धन की सहायता यानी वित्तीय सहायता देना, कल्याणकारी कार्यक्रमों का समन्वय करना और सर्वेक्षण और मूल्यांकन को देखना। इसके बाद प्रश्न 5 में पूछा गया कि सामाजिक परिवर्तन की एक परिभाषा बताओ। तो सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, या आप, मेरे सुझाव यह रहेगा कि क्योंकि यह 2 नंबर क्वेश्चन है और आप चाहते हैं आपको संपूर्ण नंबर मिले, तो किसी भी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक या किसी ऐसे आदर्श व्यक्ति के शब्दों में उस परिभाषा को लिखने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि नंबर कटने के चांस ना रहें। जैसे मैंने किंग्सले डेविड से लिया है, तो किंग्सले डेविड के अनुसार सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। तो सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक अर्थात समाज के ढांचे और कार्यों में घटित होते हैं। तो यह किंग्सले डेविड के अनुसार परिभाषा है। आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर भी लिख के आ सकते हैं, या किसी और महान व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति के हिसाब से सामाजिक परिवर्तन की कोई परिभाषा आपके नज़र में हो, आपने देखी हो, तो आप उसको भी यहाँ पर लिख के आ सकते हैं। आपके सीधे 2 नंबर कोई कहीं नहीं जाने वाले। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन इसने पूछा शालीय संस्कृति के हम प्रकार बताने थे। यानी कि जो शालीय संस्कृति है वह कितने प्रकार की होती है, ऐसा पूछा है। तो शालीय संस्कृति को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है दोस्तों। संयुगात्मक संस्कृति, इसका मतलब ऐसा होता है कि जब शिक्षक और छात्र मिलकर कार्य करते हैं तो उस शालीय संस्कृति को हम कहेंगे संयुगात्मक संस्कृति। इसके बाद आती है अकेलेपन वाली संस्कृति। तो जहाँ शिक्षक अपने अपने कार्यों तक ही सीमित रहता है तो उसे कह देते हैं अकेलेपन वाली संस्कृति। इसके अलावा विभाजित संस्कृति होती है, जहाँ स्कूल विभिन्न समूह या गुटों में बट जाए तो उसे विभाजित संस्कृति कहेंगे। इसके अलावा एक दिखावटी संस्कृति होती है, जो कि इन सब में सबसे बेकार होती है, जहाँ प्रशासन के दबाव में सहयोग का केवल दिखावा ही किया जाता है। तो आप जब भी आपसे शालीय संस्कृति के बारे में प्रकार पूछे तो यही 4 हैं। सहयोगात्मक संस्कृति जो कि सही है, अकेलेपन वाली संस्कृति, विभाजित संस्कृति और दिखावटी संस्कृति। इस प्रकार से आप शालीय संस्कृति के प्रकारों को लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए, अब सबसे जो है कॉमन क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान की कोई 3 विशेषताओं को हमें लिखना था। तो इसमें आप अपने हिसाब से भी अपने संविधान की जो आपको विशेषताएं लगती हैं वह लिख सकते हैं। देखिए मैंने बहुत कॉमन विशेषताएं उठाई जो कि सभी बच्चों को वैसे भी पता ही होगी। जैसे हमारा संविधान क्या है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो यह हमारे संविधान की एक विशेषता हो जाती है। यह विश्व का सबसे विस्तृत और लिखित संविधान है। इसके अलावा लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो भारत के शासन की जनता के पास है। भारत के शासन की जो की यानी कि चाबी है वह किसके पास है, जनता के पास है। और यहाँ प्रमुख राष्ट्रपति को हम क्या करते हैं, निर्वाचित करते हैं। तो भारत कैसा एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, यह भारतीय संविधान की एक विशेषता हो सकती है। इसके अलावा मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य इसमें शामिल हैं। तो संविधान को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है और उनके कर्तव्यों का भी उल्लेख करता है। तो ये मैंने 3 इसमें बेसिक पॉइंट लिखे हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं, आपने एक लाइन जरूर सुनी होगी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है भारत का संविधान। तो यह भी एक विशेषता उसकी हो जाती है हमारे संविधान की। इसके अलावा इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी है, यानी कि हम हमारा समय समय के हिसाब से संविधान को बदल सकते हैं, उसे संशोधित कर सकते हैं। तो यह भी इसकी एक विशेषता हो जाती है। इसके अलावा विभिन्न देशों के संविधान का समावेश, यानी कि हम आपने पढ़ा ही होगा जब आप संविधान पढ़ते होंगे कि हमने कई देशों से अलग अलग चीज़ों को लिया है। तो वह भी हमारे देश क्या एक विशेषता ही है कि हमने सभी देशों से जो उनकी अच्छी चीज़ें थी, जो
एक अच्छा डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए आवश्यक थी। हमने उनसे वो सारी चीज़ों को अपने संविधान में सँजो लिया, तो यह भी हमारी एक क्या है विशेषता ही है। इसके अलावा इसमें इसके बनने में लगने वाला समय भी आप इसके एक विशेषता के रूप में लिख सकते हैं। तो संविधान की विशेषताएँ आप कई प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब वैश्वीकरण के कोई दोष पूछ रहा है। देखिए, वैसे तो आपने वैश्वीकरण के हमेशा क्या पढ़े होंगे, लाभ ही लाभ पढ़े होंगे, लेकिन कुछ दोष भी तो हो सकते हैं। तो उन्हें आप देखिए इस प्रकार से, जैसे कि आर्थिक असमानता फैल जाती है। देखो, अब वैश्वीकरण मुख्य कार्य क्या करता है, किन्हीं भी देशों के बीच ट्रेड करता है। अब जो देश अमीर होते हैं उनके पास जो है ट्रेडिंग कंपनियां ज़्यादा होती हैं, उनके पास जो है ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां ज़्यादा होती हैं जो दूसरे जो कि दूसरे देशों तक व्यापार करती हैं। तो अब जो वैश्वीकरण होगा वह अमीर देशों को गरीब देशों से जोड़ेगा। तो ऐसे में जो अमीर देशों की अमीर कंपनियां वह और भी अमीर होती जाएंगी, क्योंकि वह गरीब देशों में भी बिजनेस करने लगती हैं। तो इस प्रकार से क्या होती है, एक आर्थिक असमानता फैल जाती है। तो हम एक पॉइंट बना कर लिख सकते हैं कि जो आर्थिक असमानता है वह बढ़ जाती है, अमीर और गरीब देशों के बीच में क्या है, दूरी बढ़ जाती है, खाई बढ़ जाती है। इसके अलावा स्थानीय उद्योगों को नुकसान। अब देखो, वैश्वीकरण से क्या होगा कि बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां यानी जो बड़े बड़े इंडस्ट्री के जाइंट हैं, व्यापार के जाइंट हैं, वह आएंगे आपके देश में। अब आपके देश में जो घरेलू उद्योग होंगे, जो छोटे मोटे उद्योग होंगे, जो कुछ चंद लोगों द्वारा चलाए जा रहे होंगे, उनसे रोजी रोटी चल रही होगी, उनकी 8-10 लोग लगे होंगे कोई काम बनाने में कोई चीज़। तो बड़ी बड़ी कंपनियां तो उनको आसानी से कंपटीशन में पछाड़ देंगी। अब जब वो आएंगी तो वो अपने साथ अपनी टेक्नोलॉजी वगैरह और अच्छी तरीके की चीज़ें लेके आएंगी, जबकि जो गरीब जो उद्योग होंगे उनके पास तो उस तरह के उपलब्ध साधन भी नहीं होंगे। तो ऐसे में क्या होगा, घरेलू उद्योग जो है बंद हो जाएंगे, तो स्थानीय उद्योगों को नुकसान भी पहुंचाती हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक क्षरण भी करती हैं, यानी हमारे कल्चर पे भी अटैक करेंगे। जैसे पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में स्थानीय परंपराएं और मूल्यों का भी ह्रास हो जाता है। इसे आप अपनी कंट्री से भी लगा कर देख सकते हो। पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में आकर लोगों को यह लगता है कि इंग्लिश बोलना क्या है, साक्षरता की एक निशानी होती है, लेकिन ऐसा रियलिटी में तो नहीं है ना। हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं, तो क्या इन भाषाओं का कोई महत्व नहीं है, इंग्लिश का ही महत्व है। तो इस प्रकार क्या है, संस्कृति का भी एक तरीके से शरण करती है। इसी प्रकार कपड़ों वगैरह सब में क्या होता है, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव देखने लग रहा है। तो ये क्या है, वैश्वीकरण के दोष हो सकते हैं। बहुत आसानी से आप इसको समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसने पूछा उदारीकरण शिक्षा को परिभाषित करो। तो अब जो वैश्वीकरण आया था उसमें ही तो उदारीकरण आया था, तो उस प्रकार की शिक्षा क्या हो सकती है। तो वही कि जो सरकारी व्यवस्था है उसको सरकारी कंट्रोल से मुक्त करके और लचीला बना देना। तो यही क्या उदारीकरण की शिक्षा हो सकती है। देखिए अब हम इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं, उत्तर पढ़ते हैं। शिक्षा में उदारीकरण का अर्थ शिक्षा व्यवस्था को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना और उसे अधिक लचीला बनाना है। इसका उद्देश्य शिक्षा के निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना है, पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाना है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप छात्रों को तैयार करना, ताकि शिक्षा सभी के लिए सुलभ और रोजगार उन्मुख हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आप वैश्विक उदारीकरण को भी समझ पाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसने पूछा शिक्षा के व्यक्तित्व गुण लिखिए। तो शिक्षा के व्यक्ति गुण यानी कि जो पर्सनल गुण होते हैं हम वह देखते हैं। एक आदर्श शिक्षक के क्या पर्सनल गुण होते हैं उन्हें हम देखते हैं। तो शिक्षक में धैर्य और सहनशीलता होनी चाहिए। इसे भी आप क्या है अपने हिसाब से लिख सकते हैं, अच्छे अच्छे पॉइंटों को छांट कर जो आपके दिमाग में उस समय माइंड में आ रहे होंगे आप इसको बना कर आसानी से लिख सकते थे। और एक बार आप इसको देख भी जाइए, जैसे अच्छे शिक्षक क्या होना चाहिए, उसमें धैर्य होना चाहिए और सहनशीलता होनी चाहिए। सही बात है, विषम परिस्थितियों में शांत रहकर छात्रों की समस्याओं को सुनना होना ही चाहिए। इसके अलावा अनुशासन और समयबद्धता भी होनी चाहिए, यानी कि स्वयं को अनुशासित रखना, छात्रों के लिए रोल मॉडल होना। तो यह भी क्या है शिक्षक की विशेषता है। इसके अलावा भी शिक्षक की आप विशेषताएं लिख सकते हैं, यानी कि जो संवेगात्मक रूप से संतुलित हो, यानी कि क्या है इमोशन उसके कार्य पर हावी ना हो पाए, इस प्रकार का शिक्षक हो। तो इस प्रकार से आप कई प्रकार की इनकी विशेषताओं को लिख सकते हैं। हालांकि यह 2 नंबर में पूछा तो इसके 2 पॉइंट ही काफ़ी रहेंगे। यदि 3 नंबर में पूछे तो 3 पॉइंट बना दीजिए। यहाँ पर एक पॉइंट जो है एक रिपीट हो गया है, तो मैंने एक आपको बता दिया। तो इस प्रकार से 3 पॉइंट आप बनाकर इसका लिख सकते हैं। इसके बाद उदारीकरण शिक्षा को परिभाषित कीजिए, हम क्वेश्चन पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा के जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन खत्म हुए। तो ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।